एपिसोड शुरू होता है, सामुराई दिखाया जाता है जो कि गायमारू से कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि मुझे एक चलता फिरता रैग मिल गया है, लेकिन वो तो शिनोबी है। और वो कहता तुम तो फटेहाल दिख रहे हो, क्या तुम्हारे मरने का समय आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है गायमारू ने उस पर अटैक कर दिया होता है, गायमारू ने उसे मार दिया होता है, लेकिन उस सामुराई ने भी गायमारू की गर्दन काट दी होती है, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। और उस सामुराई कहता तुमने नहीं सोचा था कि तुम स्थिति में मेरे साथ मारपीट कर सकते हो। तो गायमारू मन में कहता बिना किसी इंजरी के उसे हराना मुश्किल होगा। और उस सामुराई कहता तो जितना तुम महसूस करते हो उससे ज्यादा तुम थक चुके हो। तो गायमारू से कहता है ग्रेविटी का सेंटर लेफ्ट साइड है। तो गायमारू कहता है मैं तुम्हारी हाव भाव से बता सकता हूँ कि तुम्हें इसकी रक्षा करने की आदत नहीं है और तुम्हारा लेफ्ट हाथ यूज करने के लिए बहुत बुरी तरह से घायल है। और ये लोग भाई फिर से इल्यूजन में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को काफी इंजर्ड कर देते हैं। तो वो सामन कहता है पावर टाइम को शो ऑफ के लिए बर्बाद मत करो। वो सामन उस सामुराई से कहता है अभी हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। और वो कहता है उसने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया, उसका असाइनमेंट कहाँ पर है, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को मार दोगे तो हम कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो कहता है हमारे बिना इन्फॉर्मेशन लेंगे। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो कहता है मुझे पता है बिना हमारे इसे कैसे करना है और तुम हम दोनों के खिलाफ लड़ने का इरादा रखते हो। और वो कहता है ये दोनों अनडाउटली स्ट्रॉन्ग है। और उसको उस टेंशन की याद आती है। तो गायमारू कहता है मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। और वो उन दोनों के सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मैं अब गायमारू द होलो नहीं रहा। तो सामुराई कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। और गायमारू कहता है तुम्हारी ताकत को देखकर मेरा एक सुझाव है, हम एक साथ काम क्यों नहीं करते। तो सामुराई कहता है क्या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और वो सामुराई कहता है लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। और वो सामुराई गायमारू पर अटैक कर देता है, लेकिन गायमारू हिलता तक नहीं। तो सामुराई कहता है तुम हिले नहीं, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना रहे। तो गायमारू कहता है मैं पावरफुल योद्धाओं की तलाश कर रहा हूँ। तो सामुराई कहता है मैं तुम्हारी जैसा कायर नहीं कि जो अपने दुश्मन के सामने सिर झुका लेता है। तो सामन कहता तुम्हारी सोच सरल है। और वो सामन कहता मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो गायमारू उनको टेंशन के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वो लोग तो शौक में होते हैं और वो लोग कहते हैं क्या वो मॉन्स्टर हैं और क्या वो रीजनरेट हो सकते हैं। और वो सामन कहता है क्या तुमने उनकी गर्दन तोड़ी थी और जला दिया तो ये नहीं मरे थे, और उनके ऑर्गन्स का क्या भी कैसे दिखाई देते हैं। तो गायमारू कहता है मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बस माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी को देखना है, मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा और प्लीज मेरी मदद करो। तो सामन कहता है लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि इनमें से कोई भी सच है, और अगर हम होराई तक पहुंच सके और इन तेनजिन से मिल सके तो यह एक तीर से दो शिकार होंगे। हम भी खो गए लेकिन तुम गलत नहीं हो, लेकिन क्या भाई हमारा कंपटीशन नहीं है। और उस सामुराई कहता है आखिरकार मुझे उस माफी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैंने सोचा कि मैं तो अपने स्वॉर्ड स्किल में सुधार करना चाहता हूँ और बस यही मेरा तरीका है, मैं तो इमॉर्टल होना चाहता हूँ। तो वो सामन कहता है मुझे मत बता कि तुम्हें एलेक्सिर ऑफ लाइफ पीना है। तो वो सामन कहता है इमॉर्टल होना बोरिंग होगा। तो वो सामुराई कहता है कि मैंने कुछ ऐसा बड़ा हासिल किया जिसके बारे में पूरे देश में बात की जाएगी और मेरा नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बोला जाएगा और मैं किदवंती बन जाऊंगा और मेरा नाम कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही कभी मरेगा, और रियलिटी में यही अमर होने का मतलब है। तो वो सामन कहता है रियलिटी में कितना बेतुका टारगेट है। फिर वो सामन कहता है मैंने अपना फैसला कर लिया है, मुझे तुम्हारे टारगेटों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे उन इमॉर्टल बीइंग में दिलचस्पी है। तो सामुराई कहता है मुझे टेंशन को हराने की परमिशन दो। सामन कहता है एक बार जब आप उन्हें मार दें तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की अनुमति दें, और वो लोग अपनी डील तय कर लेते हैं। फिर वो सामन कहता है तुम हमें जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और पहले उस लड़की के बारे में, और वो लड़की उठ जाती है और गायमारू उससे कहता है एक पल पहले तो ये छोटी लड़की थी, तो कहता है अब वो बड़ी हो गई है। तो कहती है गायमारू, फिर गायमारू कहता तुम बोल सकती हो, और गायमारू उसके पास दौड़ के जाता है और वो कहता तुम कौन हो। और गायमारू कहता नहीं नहीं उससे भी इम्पोर्टेंट तुम एलेक्सिर ऑफ लाइफ के बारे में क्या जानती हो। लेकिन फिर गायमारू उससे सॉरी कहता है और वो कहता मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो गायमारू कहता अगर तुम बोल सकती हो तो मुझे उस मिस्टीरियस पावर के बारे में बताओ, और क्या तुम टेंशन की तरह हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें असामन सेंटर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये अजीब है। और तुमने कहा टेंशन गॉड है जो होरोई में लोगों की सोल को परखते हैं, और तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे यकीन है जगह के लिए वास्तविक सेंसिंग की होना संभव नहीं है और एक क्लियर रूप से ह्यूमन में धार्मिक व्यवस्था लगती है। और आई और इशू और टेंशन के नाम सभी मूल रूप से विभिन्न धर्मों द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले शब्द हैं। तो यूजीरिया कहती है एक रहस्यमय आइलैंड है और अगर वो मिश्रित भी है तो कौन परवाह करता है। तो सामन सेंटर गुस्से में देख के कहता है यही तो प्रॉब्लम है, मिश्रित एलिमेंट सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट व्याख्याओं से आते हैं जिसका अर्थ है कि मानव धार्मिक विचारों से पहले थे। हमें सामन सेंटर दिखाया जाता है जो कि कुछ पढ़ रहा होता है और वो कहता है एलिमेंटों गंभीर रूप से संयोजित किया जाता है और विशिष्ट युगों और संस्कृतियों को सटीक तरीके से जोड़ा जाता है, और मैं इस प्रकार की विकृति को पहचानता हूँ। और वो कहता है मोरू माफिया व सोगनेट को उखाड़ फेंकने की साजिश वाले एक नए धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने जिस धर्म की स्थापना की वह इस स्थान की तरह था
पर सामन सेंता कहता है मुझे पहले ऐसा लगा कि पुलिस डिफेक्टिव है और ये सिर्फ भरोसा ही नहीं है बल्कि आइलैंड की राक्षस और संरचना भी है और इस आइलैंड की सबसे अधिक संभावना एक क्रिएटर है और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जगह से कोई लौट कर नहीं आता, शुरू से ही इरादा बस इतना ही था, जो ह्यूमन फ्लावर्स बन गए थे वो लौट आएंगे और अगर इसके पीछे किसी की जानबूझकर अटेंशन है तो यह उस जगह को समझने के लिए क्लू भी हो सकता है और हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ और रास्ता दोनों खोजने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन फिर सामन सेंता सागरी से कहता है मुझे माफ करना, मैं आगे बढ़ गया था। तो सागरी कहती तुम वास्तव में एक जानकार हो और सागरी कहती जब तक आप निगरानी नहीं रख रहे आप बहुत भरोसेमंद हैं। तो यूजिरिया कहती अगर तुम्हारी थ्योरी सही है तो इसमें हमें प्रॉब्लम और यह इरादा 1000 सालों से जारी है और क्या हम इसे मात देने में सक्षम है और ये पॉसिबल है। गायमारू और वो लड़की पहले ही मर चुके हैं। तो सागरी कहती मुझे यकीन है वो लोग जिंदा होंगे और उसने अभी हार नहीं मानी है और वह इस आइलैंड पर कहीं पर प्लानिंग कर रहा होगा। और सागरी कहती गायमारू अपनी वाइफ को देखने के लिए कुछ भी करेगा, वो ऐसे ही आदमी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, गायमारू वो लड़की दिखाई जाती है। तो गायमारू कहता है कि अगर तुम टेंशन की सीक्रेट जानते हो तो हमें बताओ कि उसे कैसे डिफीट करें, प्लीज मुझे बताओ ऐसी कोई पावर है जिसका यूज टेंशन से लड़ने में किया जा सके। तो लड़की कहती है ताओ। तो गायमारू कहता है इस पावर को ताओ कहते हैं। तो लड़की कहती है ताओ स्ट्रॉन्ग वीक माइंड बॉडी और टेंडन और टर्न और वो कहती है डरावना और वो उन शब्द को बार बार कहती है। तो गायमारू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सामुराई कहता है कि शायद उसका मतलब है नेवल को मार्शल आर्ट में क्या कहा जाता है। तो वो सामान कहता है इसे चाइनीज मेडिसिन में मेडियन कहते हैं और वो कहता है एग्जैक्टली ताओ है क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है ताओ एक ऐसी पावर है जो कि सभी चीजों में फ्लो होती है और टेंशन उस पर कंट्रोल रखता है। इस वर्ल्ड में सब कुछ ताओ के फ्लो से क्रिएटेड है और ताओ को टच करना ब्रह्मांड की उत्पत्ति को टच करना है। फिर सागरी कहती है ऐसा एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता है कि हमें समझ आए। तो यूजिरिया कहती क्या कोई हॉट टीचर नहीं है जो यहाँ चीजों को समझाने में अच्छा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही ब्लाइंड मास्टर दिखाया जाता है और वो खड़ा होता है और उसके पीछे वो लड़की छुपी होती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे ऐसे ही डॉच कर लेता है और उसे पकड़ लेता है और वो कहता है तुम जो चाहते हो वो सब करो और मैं तुम्हें शॉट चलाने की ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो लड़की कहती प्लीज मास्टर मुझे शॉट चलाने सिखाओ। तो लड़की कहती क्या आपने कसम नहीं खाई थी कि आप टेंजा का बदला लेंगे और मैं अपने आंखों के सामने किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती। तो उसके मास्टर कहते मैं अकेला हूँ जिसे लड़ने की जरूरत है। तो उसके मास्टर कहते मैं उसका बदला लूंगा लेकिन मैं तुम्हारी स्किल की सुधार का वेट नहीं कर सकता। तो लड़की कहती मैं भी लड़ना चाहती हूँ। तो उसके मास्टर कहते मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। मास्टर कहते मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। तो लड़की कहती आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और मैंने अभी आप पर हमला किया था। और वो कहती प्लीज मास्टर मुझे सिखाओ क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती, आप प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ। तो उसके मास्टर कहते हैं इस दुनिया में हर एक चीज अनोखी लहर पैदा करती है और वे हमारे शरीर के चारों ओर बहने वाली वेव्स हैं और मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। उसके कारण से मुझे आपकी ऊंचाई, वजन और सब कुछ पता चल गया। यूज करने से न केवल किसी की इंद्रियों में सुधार होता है और बल्कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मजबूत होती है। हमें लकड़ी वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ताक को यूज करके उसे मास्टर करने से गॉड लाइक बॉडी और पावर मिलती है। और फिर हमें उस लड़की के मास्टर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि उसे महसूस करने के लिए आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करना होगा और गुस्से और शांति के बीच या फिर दोनों एक साथ, और तुम्हें अपने मन की उस स्थिति को प्राप्त करना होगा। इससे उन विप्स का पता लगाने में आसानी होती है और बौद्ध धर्म में इसे मध्यम मार्ग के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसके लिए इतनी आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। तो लड़की कहती तो कम से कम मुझे शॉट चलाना तो सिखा दो। तो उसके मास्टर कहते हैं जिस तरह से तुम ब्लेड चलाते वो सब गलत है। तो लड़की कहती मुझे फिर उसे कैसे करना चाहिए। तो उसके मास्टर कहते हैं कि सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को सेंटर लाइन पर रखो, तुम्हारा राइट शोल्डर और लेफ्ट लेग एक दिशा में होना चाहिए और जिस सेकंड तुम हमला करो उसी सेकंड पर तुम्हें ऐसे कसकर पकड़ना है। लेकिन तभी उनके पीछे मॉन्स्टर आ जाते हैं तो वो उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी शॉट की स्पीड इम्पोर्टेंट है और वो कहते हैं इस दुनिया में हर चीज एक वेव उत्पन्न करती है और मैं उन्हें सेंस कर सकता हूँ। और वो उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, शॉट चलाने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहे होते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक काम करना है और तुम अपने दम पर चीजें सीखने के लिए फ्री हो। और लड़की अपने मास्टर के साथ मॉन्स्टरों को मारने लगती है। इन चैप्टर में दिखाया जाता है गायमारू के यहाँ भी बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं लेकिन वो सामुराई एक ही अटैक में उन सबको खत्म कर देता है और टुकड़ी टुकड़ी कर देता है और वो लोग कहते हैं कि मान लेते हैं ताओ टेंशन को खत्म करने का तरीका है और ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में सीखने में अपना समय ले सकते हैं। तो सामुराई कहता है प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ये सारे मॉन्स्टर हैं और वो सामुराई उस लड़की को अपने कंधे पर बैठा लेता है और वो कहता है मिस मुझे ताओ की पावर के बारे में सिखाओ। लेकिन गायमारू उन सब मॉन्स्टर के पीछे किसी को देखता है तो वो कहता है ये कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो टेंशन दिखाए जाते हैं जिनका तो भाई अलग ही चल रहा होता है और भाई मांगी तो मांगी समझदार हो और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन ह्यूमंस को मत मारो जिन्हें तुम गड्ढे में फेंक देते हो और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश
करते हैं तो क्या होता है। तो कहता है एक बार जब भी कमजोर हो जाते हैं तो ह्यूमन को बाहर निकलने के लिए वो बहुत गहरा है और इसके अलावा वो दीवारें वहां से उन्हें निकलने के लिए रोकेंगी और वे चाहते हैं कि हर कोई उनका साथ दे और वे उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें जाने नहीं देते हैं। फिर सीन जब होता है वही दोनों दिखाए जाते हैं और वो अपने भाई को पीठ पर रख के उस गड्डी में चढ़ रहा होता है, लेकिन उसे एक हाथ पकड़ लेता है तो वो चढ़ता जाता है और उस हाथ को तोड़ देता है और वो लोग बाहर निकल आते हैं। तो उसका भाई टोमा कहता है हम उन्हें जबरदस्ती नहीं दबा पाएंगे। तो उसका भाई कहता है हम उन मूर्खों को मार डालेंगे। तो उसका भाई टोमा कहता है नहीं, हमें इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए और हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए। तो उसका भाई कहता है हम उन घटिया लोगों को मार रहे हैं। तो टोमा कहता है तो चलो एक प्लान बनाते हैं। तो उसका भाई कहता है हमें कोई प्लान की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी कमजोरी उनकी लोअर बॉडी है और जब मैंने उनके शरीर के 2 हिस्से कर दिए थे तो मॉन्स्टर की लोअर बॉडी रीजनरेट होने लगी थी और उनके सिर और दिल आदि नहीं हुए। इसका मतलब है कि उनकी कमजोरी कमर या नाभि है और ये एक तरह से पौधे जैसा है। तो कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी कमजोरी जड़ों के साथ नीचे का आधा हिस्सा है ना कि उनका टॉप। फिर टोमा कहता है मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुआ और इसे ही सिचुएशन को समझना और प्लान के साथ आना कहते हैं। और उसका भाई उस गड्ढे में से हाथ को तोड़ लाता है और वो कहता है चलो इसको खाने का मन बनाते हैं। तो कहता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसे बस खाओ। और वो कहता है जब तक हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम लंबी समय तक नहीं टेक पाएंगे। और उसे खाने वाला होता है लेकिन वहाँ पर एक मॉन्स्टर टाइप आ जाता है और वो कहता है अभी तक तुम जिंदा हो। तो ये लोग उसे पास में देकर काफी दूर आ जाते हैं। तो मॉन्स्टर कहता है डरो मत। तो टोमा का भाई कहता तुम कौन हो। तो कहता है ये मैटर नहीं करता, तुम एक मॉन्स्टर हो और हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर मॉन्स्टर कहता है चलो बात करते हैं। और वो कहता है मैं तो बस टेंशन के ऑर्डर पर यहाँ पर जांच करने के लिए आया था। तो उसका भाई कहता तुम्हारा मतलब उन चीजों से जो ना तो मेल है ना ही। तो मॉन्स्टर कहता है वास्तव में भी हमारे मास्टर हैं और भाई उन मॉन्स्टर का नाम दोषी है। और वो कहता है मेरे साथ वाले आइलैंड पर ह्यूमंस का पता लगाने गए हैं। तो कहता है शोषण में बुद्धि की कमी और वो खराब है और वे गंदगी है जिन्हें होरोई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और दोषी सीधे टेंशन की सेवा करते हैं और हम उनके राइट हैंड और हम महल के अंदर टेंशन के तहत अध्ययन करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनके परेशानी भरे कामों को संभालते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका भाई कहता है हो रही प्लीज। फिर वो दोषी कहता है कि गड्ढे में वापस जाओ और अपने आप को टैन बनने दो। लेकिन टोमा का भाई उस पर अटैक कर देता है। तो वो कहता है बारबूरा और उसे पंच मारता है लेकिन उसका भाई उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। तो वो कहता है काफी स्ट्रॉन्ग कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्या तुम सुपर ह्यूमन हो, क्या तुमने टाओ को कंज्यूम किया है। तो उसका भाई कहता है यदि तुम टेंशन के लिए काम करते हो आपको पीटना उनके लिए सबसे छोटा रास्ता है, कितना आसान है और मैं फोर्सफुली तुमसे आंसर निकलवाऊंगा। लेकिन फिर वो अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है और वो कहता है तुम पापी और फूलिश ह्यूमन हो। वो कहता है तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुमने अपने आप को तैन बनने दिया होता तो तुम ज्यादा खुश होते। तो टोमा का भाई कहता है सबको मार डालो और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर टोमा एक अटैक में सारी शोषण को मार देता है और वो दोषी कहता है ये आदमी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वह थक गया है और वो अपनी चोटों के बावजूद भी अच्छे से चल रहा है, ये सरप्राइजिंग है। और फिर टोमा का भाई उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसमें एक भी पंच नहीं छवा पा रहा होता है और वो कहता है ये पॉइंटलेस है, जो ताव का यूज नहीं कर सकता, उसके अटैक कुछ भी नहीं है। लेकिन वो दोषी टोमा के भाई की गर्दन में मार देता है और उसका भाई नीचे गिर जाता है और उसके गले में से काफी खून निकलने लगता है। तो टोमा चिल्लाता है बरदार। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।